हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज आज से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉमर्स का होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आईएससी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है आपके कॉमर्स में वो आपको देखने को मिलेगा बिजनेस स्टडीज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, उन सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस नहीं होगा, क्वेश्चंस के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा और मैंने आंसर्स भी साथ में रखे ताकि आपको पीडीएफ से रिवाइज करना भी आपके लिए आसान होगा। तो ये पीडीएफ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, ये पीडीएफ जो होगा वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा या फिर आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं भाई, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, द चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज होता है, ठीक है, एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है, विच फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि द चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो टेक्नोलॉजी चेंज होता है ना, तो उससे बिजनेस इन्वायरमेंट भी तो चेंज होता है। टेस्ट और कंज्यूमर का टेस्ट है, तो क्या यहाँ पर बोल रहा है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या उससे प्रिडिक्टेड नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ये चीज बोला गया, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से इतना डिमांड मेरा बढ़ेगा, इतना सप्लाई मेरा बढ़े या बढ़ाना पड़ेगा। इसके हिसाब से तो हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी चीज के बारे में बताया गया है? टेक्नोलॉजी भी क्या अनसर्टेन की चीजों के बारे में बता रहा है और यहाँ पर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी अनसर्टेन है। कभी कंज्यूमर कोई अलग चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगता है और आपके प्रोडक्ट को कम प्रेफरेंस देना शुरू करेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो नॉन कंट्रोलेबल है? ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ पर जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स भी नहीं है, इंटर रिलेटेडनेस भी नहीं है। आंसर क्या होगा? अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी ना कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है वो अनसर्टेन है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका सही आंसर अनसर्टेन होगा। कभी कभी आपके क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स के भी पूछ लिए जाते हैं, तो ट्रू एंड फॉल्स का देखो भाई थोड़ा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये बोला है, स्टेट द फॉलोइंग whether the following statement is true or false। ठीक है, यहाँ देखना, the organizational structure and the composition of board of directors are one of the internal factor of macro environment and of the business organization। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। क्यों भाई? क्योंकि सोचो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सीईओ होंगे या कोई भी जो बड़े पद पर हैं वो जनरली क्या होंगे, वो कंपनी के अंदर इंटरनल फैक्टर के रूप में काम करेंगे। इंटरनल फैक्टर, और इंटरनल फैक्टर में भी क्या होगा? माइक्रो। दो होता है ना भाई, माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है और एक मैक्रो होता है। मैक्रो का मतलब जो बड़े लेवल पर और माइक्रो जो छोटे लेवल पर। और जनरली माइक्रो जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी से रिलेट करता हो। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो फटाफट, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा, विच फोर्स एक्सर्ट अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। क्या बोला गया? कौन सा फोर्स? मैक्रो मतलब दो फोर्स जनरली होता है भाई, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो जनरली क्या होता है? बड़े लेवल पर होता है जो पूरे कंट्री को इफेक्ट करता है, समझ रहे हो? जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है तो मैक्रो इन्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि उसका जो इफेक्ट होगा वो किसी एक बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्ट जो है इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है तो उसको सारे बिजनेस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देख रहे हो? तो ये बिगर लेवल पर इंपैक्ट डालता है। ठीक है, याद रखना है, बिगर लेवल पर क्या डालता है? इंपैक्ट। और माइक्रो जो होगा वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा किसको? डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा कंपनीज को, क्योंकि वो कंपनी के अंदर की बात है ना। अगर मान लो कंपनी के अंदर जो एक स्टाफ है वो एक बहुत 1 करोड़ का मशीन था, उसने वो उसका एक ऐसा पुर्जा गायब कर लिया जिसकी वजह से मशीन जो है फंक्शन करना बंद कर दिया, तो उसके वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो। तो डायरेक्ट और इमीडिएट जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्किंग ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग कौन सा इन्वायरमेंट बोलेंगे? माइक्रो इन्वायरमेंट। समझ में आ गया? और अगर बड़े लेवल पर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द मैक्रो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है माइक्रो और मैक्रो का?
क्लियर हो गया। यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट एंड राइट द ऑड वन आउट। सबसे पहले क्या है, डिफरेंशिएट या डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं कि बता भाई, डिफरेंट लेवल, यहाँ पर ऑड वन आउट बोला है। तो दूसरा पढ़ लेते, ऑड वन आउट का सिंपल सा मतलब क्या है कि इसमें से 4 स्टेटमेंट है, 3 जो होगा वो सेम चीजों के बारे में बात कर रहा होगा और एक जो होगा वो अलग। जैसे ऑड वन आउट का जैसे सिंपल से मान लो हमने बोल दिया भाई कैट, ठीक है, डॉग, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, क्या हो गया डॉग, या फिर हम लोग बोल रहे हैं गोट, ठीक है, और तीसरा हमने बोल दिया काइट, पतंग। इसका मतलब इसमें से अलग कौन है, ये तीनों तो सेम है भाई, और एक तरीके से काइट अलग है। सेम तरीका यहाँ भी अपनाना है आपको कि 3 जो चीजें होंगी वो सेम कोई ना कोई चीज जो है वो इंटर रिलेट कर रही होगी, लेकिन उसमें से एक चीज जो होगा वो अलग बता रहा होगा। हमने क्या बोला भाई, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो क्लोजली रिलेटेड है, हम रहता है भाई, ठीक है। दूसरा, बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिजिड। हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या रिजिड रहता है। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, ठीक है। उसके बाद चौथा बोला गया, सोशल एंड कल्चरल फोर्स एक्सरसाइज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन अ बिजनेस। तो यहाँ पर कौन सा अलग है, ये वाला। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी के बारे में बात किया गया कि डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, और बाकी सारे में क्या कि भाई आपस में रिलेटेड रहते हैं, रिजिड रहता है और इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को सोशल और कल्चरल फोर्स। लेकिन ये है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक नेगेटिव चीजों के बारे में बात करने के, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑड वन आउट में निकल के आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। 5वां क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो यहाँ फिफ्थ में, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, विच फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज बीइंग रेफर्ड। क्या बोला गया, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है हर एक कंट्री का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा ना कि जिस तरीके का पाकिस्तान में बिजनेस इन्वायरमेंट है उसी तरीके का भारत में भी होगा, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन होती है, सबकी इकोनॉमी अलग लेवल पर काम करती है। अब अमेरिका में अलग तरीके का इन्वायरमेंट होगा, चाइना में अलग तरीके का होगा, अलग अलग रीजन में भी अलग अलग तरीके से होता है भाई। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या बोला, विच फीचर्स, फीचर्स बोला है, कौन सा फीचर है, इसका मतलब क्या होगा भाई यहाँ पर आंसर, रिलेटिविटी बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि बिजनेस जो होता है वो उस कंट्री से रिलेटेड रहता है। अगर मान लो कि यहां पर क्या बोला, इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यूएसए में बोला जाए तो वहां बिजनेस इन्वायरमेंट अलग तरीके से काम करता है, और इंडिया में बोला जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट अलग तरीके से काम करता है। इसका मतलब क्या है, दोनों डिफर कर रहा है। तो ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, रिलेटिविटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस इन्वायरमेंट उसी कंट्री से रिलेट करेगा जिस कंट्री में वो बिजनेस है, ना कि भाई अब अमेरिका में कुछ हो गया उसकी वजह से हमारे देश को क्या लेना देना। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जो है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन हर समय उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मान लो कि वहां पर कोई कानून में चेंज हो गया कि बिजनेस ऐसे करेंगे, तो उससे हमारे बिजनेसेस को क्या लेना देना, वो तो वहां जो बिजनेस कर रहे हैं उनको इम्पैक्ट डालेगा भाई, लेकिन हमारे बिजनेस को तो कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा भाई। हाँ कि ना, समझ में आया यहाँ तक। 5वां क्वेश्चन क्लियर हुआ, आराम से समझते जाओ एक एक क्वेश्चन को। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोस्टेट मशीन, ठीक है, फोटोस्टेट मशीन द कार्बन कॉपी एंड द इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड। जैसे कि हम लोग सिंपल सा बोले कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खत्म हो गया, किसके आने से, स्मार्ट टीवी आने की वजह से, या फिर कलर टीवी आने की वजह से। और कलर टीवी भी खत्म हो गया किसके, स्मार्ट टीवी जब से आ गया। अब स्मार्ट टीवी आ गया तब देखते हो किसी घर में एंटीना, बहुत कम घरों में टाटा स्काई या फिर जो डिश टीवी लगता था पहले वो देखने को मिलता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो है वो चीजें बदल जाती हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या बोला, जैसे ही फोटोस्टेट मशीन आया तो कार्बन कॉपी जो चलता था पहले वो खत्म हो गया, हाँ कि ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी का चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। सिंपल सी बात है, फोटोस्टेट एक मशीन है और यहाँ मशीन के बारे में बात किया गया। तो विच डायमेंशन, डायमेंशन में याद रखना, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, सोशल और पॉलिटिकल, ये सब सारे क्या है, डायमेंशन है, न कि फीचर्स है, ठीक है, और न ही उसके टाइप्स है। देख रहे हो, तो यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशन है, ये सब सारे जितने भी हैं। तो इसमें कौन सा डायमेंशन के बारे में बात किया गया, टेक्नोलॉजिकल के बारे में, टेक्नोलॉजी के चेंज के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा टेक्नोलॉजिकल इज द राइट आंसर। आई बात समझ में भैया। अब आगे देखो भाई थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवेंथ में क्या बात किया गया, विच फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट शोज द इन्वायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अभी हमने बताया कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। कौन सा फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है भाई, बताओ, अभी बताया ना, रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी जब कंट्री टू कंट्री डिफर कर रहा है मतलब वो रिलेशन बता रहा है उस कंट्री के साथ। क्लियर। उसके बाद 8वां नंबर देखो, द टर्म इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है समझो। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कि बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहा है, क्या आखिरकार क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि वो अलग अलग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में मेरे प्रोडक्ट का कितना डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, उसके हिसाब से तो मैन्युफैक्चर करेगा। नहीं तो क्या कोई भी कल सुबह उठेगा और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देगा क्या, नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है, दिखने वाली बात यहाँ पर है कि आपको उस लेवल पर देखने को मिलेगा जिस लेवल पर काम होता है, कहाँ पर, जो बिजनेस में, उसी हिसाब से चीजों को एनालाइज किया जाता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इंप्लाइज गैदरिंग द डेटा रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड सराउंडिंग। ठीक है, ये तो सही आंसर है। क्यों भाई, सोचो ना कि सराउंडिंग का मतलब हो गया इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब कि आसपास के इन्वायरमेंट जितने भी हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, उसको उसके इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिरकार कुछ गलत इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसके लिए थोड़ा ना इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेगा, समझ रहे हो, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इसके लिए नहीं करेगा। फिर कलेक्शन अबाउट अ शेयर होल्डर, इसका भी नहीं करेगा। कभी भी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया जा रहा है कंपनी के थ्रू कि हमारे ऐसा तो नहीं कि कोई बिजनेस इन्वायरमेंट गड़बड़ होने वाला है जिसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। आई बात समझ में। डी क्या बोल रहा है भाई, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर, सप्लायर और पब्लिक, इनसे कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो जनरली अगर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टर्म आएगा तो आप याद रखोगे कि वो है कि गैदरिंग डेटा रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और उसके सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आगे देखो हम लोग, 8th क्वेश्चन हो गया भाई। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9th क्वेश्चन में क्या है वो देखो। 9th क्वेश्चन में ड्यू टू अ वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन द सम पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारे वोल्टेज, बहुत सारे एरिया जहां पर है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब बिजली आ रही जा रही, बिजली आ रही जा रही, आप पढ़ो तब तक। ठीक है, आ रही जा रही। वॉशिंग मशीन मेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर इंडियन कंज्यूमर हैव इंटरनल वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कब होता है, देखना पहले बहुत होता था, अब तो इंटरनली आ गया। पहले क्या होता था, फ्रिज अगर आप खरीदते थे ना तो आपको एक स्टेबलाइजर लगाना होता था, क्योंकि जब कोई मशीन होता है उसको कांस्टेंट, अब जैसे मान लो कि कोई बल्ब है, अब बल्ब कभी बिजली आ रही जा रही, आ रही जा रही, तो बल्ब खराब होने का चांस बढ़ जाता है। मतलब एक तरीके का उसके अंदर या उसको जो सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए स्टेबलाइजर मतलब स्टेबल करती है वो इलेक्ट्रिसिटी को और एक ही वे में उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो क्या हो गया कि इंटरनल वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है वो लगाया गया। विच इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटिंग, यहाँ पर क्या फोकस किया गया, इंटरनल वोल्टेज स्टेबलाइजर क्यों लगाया वो कंपनी ने, ताकि हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। अगर दूसरी कंपनी लगा देगी तो लोग, कस्टमर जो होगा उसके, अब कौन चाहता है भाई कि एक फ्रिज भी लें और ऊपर से एक स्टेबलाइजर भी लें। और एक मान लो कि एक कंपनी है वो फ्रिज भी और स्टेबलाइजर भी दोनों साथ में बेच रही है, और एक है जो फ्रिज बेच रहा है या वॉशिंग मशीन बेच रहा है जिसमें पहले से स्टेबलाइजर लगा हुआ है, तो हम तो इसको लेंगे ना, हम क्यों लेंगे इसको। तो इसने किसको देखा, इसको किसने फोकस करा, कस्टमर फोकस करा, ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, ना तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, ना ही अर्ली वार्निंग सिग्नल, और कस्टमर को फोकस किया गया। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डील करने हैं। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट अगर देखा जाए वेयर इज देखा जाए 10वां। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। इन इंडिया द न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है, आजकल देख रहे हो ज्वाइंट फैमिली से धीरे धीरे लोग जो है बहुत फैमिली उनकी छोटी होते चली जा रही। मतलब पहले भाई वगैरह सब 4 भाई होते थे, चारों भाई साथ में रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक माता पिता और 1 2 3 या बच्चे होंगे तो वो चलेंगे, मतलब 5-6 लोगों का फैमिली या 2 4 5 लोगों का फैमिली होता है जनरली। तो मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, हैव बीन इंक्रीजिंग इन द नंबर्स, क्या हो रहा है, नंबर्स में बढ़ रहा है।
तो विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिफ्लेक्टेड, इसमें कौन सा डायमेंशन बोला गया? सामाजिक। सामाजिक चीजें तो हो रही है। डायमेंशन में हमने क्या बताया कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सब सारे, टेक्नोलॉजिकल, ये सब सारे क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन है। तो इसमें न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉलिटिकल है क्या? सोचो, अपने दिमाग लगा, पॉलिटिकल तो होगा ही नहीं। इकोनॉमिक भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। लीगल में रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, वो लॉज वगैरह है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सोशल इन्वायरमेंट इज द राइट आंसर। हाँ, समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखो भाई, देखो इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर साथ में पढ़ लिए ना 2-3 दिन लगातार इसको, या फिर 20-20 मिनट, 25-25 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको भी अगर 2-3 बार रिपीट करके देख लिया तो काम बन गया। क्वेश्चन इससे ज्यादा आता ही नहीं है। इसमें तो मैंने पिछले 7-8-9 सालों का जितना भी क्वेश्चन आया वो सब इनबिल्ट करके रखा हुआ है। कहाँ जाएगा क्वेश्चन? हो सकता है 2 क्वेश्चन को साथ में मिला के पूछ दे, और क्या करेगा? उससे ज्यादा तो नहीं करेगा भाई। कंपटीशन का एग्जाम नहीं है ना कि कुछ अलग से आ जाएगा, समझ लो। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क पता है, पहले सीडी वाला डिस्क, ठीक है। बिकमिंग एब्सोल्यूट ड्यू टू द एडवेंट, वो खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि एडवेंट ऑफ पोर्टेबल MP3 जो है, पहले सीडी लगाते थे, गाना चलाते थे बढ़िया से, झूम बराबर झूम शराबी, ठीक है। अब क्या हो गया? MP3 प्लेयर आ गया, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ गया? USB आ गया, ठीक है। USB पेन ड्राइव वगैरह आना शुरू हो गया। तो उसके वजह से क्या होता है? विच डायमेंशन, यहाँ पर क्या है? विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज एविडेंट, यहाँ पर क्या होगा भाई? बताओ, टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क आर बिकमिंग एब्सोल्यूट ड्यू टू द एडवेंट ऑफ पोर्टेबल प्लेयर्स एंड USB। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज एविडेंट है? टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। ये वाला सोशल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? टेक्नोलॉजी होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सोशल तो है नहीं। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, ठीक है। लेकिन इसमें इसका अगर दूसरा उपाय अगर देखो, जो 12th का है, 12th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखना। 12th में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। कौन सा माइक्रो इन्वायरमेंट का फैक्टर नहीं? माइक्रो का मतलब क्या हो गया? अपने लेवल पर। अब सोचो, एम्प्लॉयज एंड ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी के अंदर की बात है। माइक्रो हो गया। माइक्रो मतलब मैंने क्या बताया? 2 वर्ड बताया, एक बताया मैक्रो और एक बताया माइक्रो। माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, और मैक्रो का मतलब हो गया बिग, बड़े लेवल पर। ये नेशनल लेवल पर और ये कंपनी के लेवल पर बताया अभी मैंने। तो जो है कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर मतलब उस बिजनेस, भाई उस बिजनेस का कल्चर कैसा है, किस तरीके से लोग वहाँ काम करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, उसके बारे में। तो कंपनी के अंदर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी क्या है? ऑफ अ कंपनी, वो भी क्या? इंटरनल है। मतलब जो सरकार की पॉलिसी होगी वो सिर्फ एक बिजनेस के लिए तो नहीं लाएगा ना, कि वो जो फलाना बिजनेस है ना उस पर, उसके लिए अलग पॉलिसी लाओ, ऐसा कभी होता है? नहीं। सरकार सैंक्शन लगा सकती है अलग तरीके से, वो अलग बात है कि वो गलत प्रोडक्ट एक तरीके से बना रहा है तो उस पर सैंक्शन लगा लो। लेकिन सरकार जो भी पॉलिसी लाएगी वो सारे बिजनेसेस के लिए लाएगी, ना कि कोई इंडिविजुअल बिजनेस के लिए। तो मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसी होगा जनरली मैक्रो में अंदर आएगा, ठीक है, मैक्रो के अंदर। तो हमारा क्या होगा? आंसर नंबर बी। क्यों भाई? क्योंकि नॉट बोला है, ठीक है, नॉट बोला है। आई बात समझ में? 13 देखो, पासिंग द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो भी कंपनीज अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या सही तरीके से रजिस्टर करना चाहते हैं, उनको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है। इसका मतलब ये कंपनी एक्ट आ गया, कानून के बारे में बात किया, तो कानून क्या होगा? लीगल, सॉरी यहाँ लीगल, हाँ कि ना? लीगल। इसमें टेक्नोलॉजिकल का बात ही नहीं है, सोशल के बारे में बात ही नहीं, इकोनॉमिक के बारे में बात ही नहीं। जहां भी एक्ट वगैरह आ गया, लॉ वगैरह के बारे में बात हो गया, डायरेक्टली क्या मारना है? लीगल, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते, आगे बढ़ो भाई। 14 देखो, 14 में क्या बोला? विद रेफरेंस टू द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट चूज द ऑड वन आउट। मैक्रो इन्वायरमेंट को सोचना है कि इसमें से कौन से 3 हैं जो मैक्रो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, कौन अलग है। तो जैसे सोशल है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये तीनों क्या है? मैक्रो के पार्ट है कि नहीं? मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है कि नहीं है? लेकिन टाइम जो है वो अलग ही है। टाइम तो अलग से कुछ बता दिया है टाइम से रिलेटेड, तो टाइम यहाँ पर मैक्रो इन्वायरमेंट नहीं है, तो ऑड वन आउट हो गया। ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आप में आते हैं, CBSE वालों में नहीं आता, लेकिन आप लोगों में आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो भाई, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, 15th क्वेश्चन में बताता हूं। आगे अगर देखा जाए, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्या हुआ?
माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर कोई अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना, तुम्हारा इनकम क्या है, रिलायंस का इनकम क्या है, उसका कितना एक्सपेंडिचर है। मैक्रो का मतलब पूरे देश का कितना इनकम है, वो मैक्रो MA, ठीक है। अब देखो, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फाइनेंस आर अ पार्ट ऑफ, क्या बोला गया, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फाइनेंस किसका पार्ट है, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है कि इंटरनल फैक्टर ऑफ माइक्रो, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ माइक्रो, और या फिर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो है नहीं भाई, सोशल तो है नहीं, क्योंकि ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात किया है, तो या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल होगा, दोनों माइक्रो इन्वायरमेंट के। लेकिन यहाँ पर क्या, मैन्युफैक्चरिंग जब भी करते हैं तो क्या हम रॉ मटेरियल खुद ही उत्पादन करते हैं, क्या प्रोडक्शन करते हैं, नहीं ना, हमें बाहर से सहायता लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, और नायिका जो है वो जूता बना रहा है, या वुडलैंड अगर जूता बना रहा है तो वो कच्चा माल ही खुद ही, वो तो सोर्स करता है ना बाहर से। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, ना कि इंटरनल फैक्टर। आई बात समझ में। तो ये दोनों तो अपने आप में ही नहीं होता, इन दोनों में कुछ क्लेश था। क्लेश में ये हमने देखा कि एक फाइनेंस भी देखो, और फाइनेंस आर अ पार्ट ऑफ, अगर फाइनेंस के बारे में बात किया जाए तो फाइनेंस भी, अगर पैसा जो होता है जनरली कहाँ से आता है, एक्सटर्नली आता है, हाँ या ना, बैंक वगैरह से आता है। कि सारा पैसा बिजनेस में सिर्फ लोग लगाता है अपना पैसा, नहीं ना, जनरली वो क्या करेगा, कुछ पैसा लगाएगा, कुछ पैसा वो उधारी लेता है। आई बात समझ में। तो यहां पर समझ के चलना है, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखो भाई, 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन क्या है, कोविड, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मेनी बिजनेसेस स्टार्टेड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, है। क्योंकि आप देखो, एजुकेशन भी अगर ऑनलाइन देखा जाए तो वो जनरली कोविड के बाद जो है वो ज्यादा पीक पर गया। सेम उसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस ने, जिसके पास पैसा था, उसने क्या करा, अपने बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर कराया भाई, ऑनलाइन चीजों को तैयार किया और ऑनलाइन बेचना शुरू करा गुड्स को, ठीक है, एंड फ्लोरिस्ट, और उसके वजह से उसका बिजनेस 2 गुना बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, मान लो कि किसी बंदे को अगर अपना सामान पहुंचाना होता था लोगों, तो वहां उस पास में स्टोर खोलना होता था। अब स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जाके फ्लिपकार्ट अमेजोन पर लिस्ट करो, आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, वहीं से वहीं चला गया, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो यहां बोला गया फॉर सच फर्म द पैंडेमिक सिचुएशन वाज, उसके लिए क्या था, अपॉर्चुनिटी का काम किया। लेकिन जिसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं करा, उसके लिए वो क्या बन गया, वीकनेस बन गया या थ्रेट बन गया, समझ रहे हो। लेकिन उस वक्त क्या था, हमने यहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में एक वर्ड देखा था ना, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब, एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब थ्रेट। ये एनालिसिस हमेशा बिजनेसेस को करते रहना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये 4 चीजें, ताकि वो बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर पाए, नहीं तो दिक्कत परेशानी हमेशा रहेगी, ठीक है। ये भी 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज अ थ्रेट टू द फर्म, यहाँ पर क्या बोला गया, आगे देखो, थोड़ा सा आगे ऊपर करते हैं। 17 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट ऑफ द फर्म, कौन सा थ्रेट है, थ्रेट का मतलब एंट्री टू द राइवल, हाँ यही तो थ्रेट, एंट्री ऑफ राइवल। राइवल का मतलब, मान लो कि तुमने चिप्स का जो है वो एक कंपनी स्टार्ट करा, दूसरा भी एक बंदा उसी समय एक चिप्स का कंपनी स्टार्ट किया, मतलब क्या, तुम्हारा कॉम्पिटिटर आ गया। तो वो एक तरीके से हमेशा थ्रेट का काम करता है ना, कि उससे हमें आगे बढ़ा। थ्रेट हमेशा किससे होता है, कोई कंपनी को थ्रेट रहता है उसके कॉम्पिटिटर से, कि उसका कॉम्पिटिटर आगे ना चला जाए, कि हम उससे आगे कैसे रहें, ताकि हम कंज्यूमर जो है मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदे इन कंपेयर टू उसको छोड़कर, ठीक है। तो ये बात है। 18th का देखो भाई, 18th में क्या है, 18th में अगर देखा जाए, विद रेफरेंस टू द स्ट्रेंथ इन स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस में अगर स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए तो चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, इंटरनल इन्वायरमेंट, इनहेरिट कैपेबिलिटी, एक्सटर्नल इज द राइट आंसर। क्यों भाई, क्योंकि एक्सटर्नल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। स्वॉट एनालिसिस में आप जो एक्सटर्नल चीजें हैं उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इंटरनल चीजों को ही कंट्रोल कर सकते हो। बाहर से कोई, मान लो कि गाड़ी आप चला रहे हो, ठीक है, हाईवे जा रहा है इधर, ठीक है, एक उधर से गड्डी आ रही है, एक इधर से तुम्हारी गड्डी जा रही है। अब गड्डी तुम कंट्रोल करोगे ना भाई, इसका गड्डी तुम थोड़ा कंट्रोल करोगे। ये अब मान लो कि इसका स्टीयरिंग गड़बड़ा गया, वो तुम्हें ठोक दिया, तो वो तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं है। मतलब एक्सटर्नली जो तुम्हारे हाथ में है, मतलब क्या, जो तुम्हारे बिजनेस
कि सारी कंट्रोल है वो तुम कर सकते हो, दूसरे बिजनेस को कंट्रोल या दूसरे कोई इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या बोला भाई, ऑड वन आउट क्या है, ये तीनों कंट्रोलेबल है, ये हमारा अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर अगर 19 देखा जाए तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अनसर्टेनिटी फीचर्स है, इंटरडिपेंडेंस हाँ डिपेंडेंट रहता है, ये भी फीचर्स है। कॉम्प्लेक्सिंग मतलब इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्सिंग मतलब क्या, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये है। और अच्छा डी यहाँ पर स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग फीचर्स नहीं है, आप स्टेबल नहीं कर सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो कोई गुण नहीं है। कभी बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल हो सकता है, होगा तो कुछ 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए, स्टेबल नहीं कर सकते, वो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात है याद रखना। जैसे बोला जाता है ना इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बहुत कम समय के लिए होता है, इक्विलिब्रियम आप ज्यादा समय तक नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ और क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कल जो होगा वो मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूंगा कल। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू वाला पार्ट आज कंप्लीट हुआ, तो 3 पार्ट में ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अभी हमारे पास करीबन 1 महीने का समय है, तो उसमें हम चीजों को एनालाइज करने की सोचेंगे। ठीक है, तो 1 महीने में सारा सिलेबस दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, और आपको करना वहाँ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन के माध्यम से अगर रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट का, तो उससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये भी पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके, नहीं तो चैप्टर पढ़ते रह जाओगे, पता नहीं चल पाएगा वहां पर कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा। ठीक है, कौन से चैप्टर से है ये भी नहीं पता होगा कि चैप्टर कौन सा है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी शानदार होगा। ठीक है।